जुड़ गए हैं आलोक मेहता जी। आलोक जी, अभी हम अमेठी रायबरेली की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री बोल रहे थे बरेली में, और कई हम पहले भी जनसभाएं देख चुके हैं। ना तो बीजेपी का नाम लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर, और ना ही वहां के कैंडिडेट का भी नाम नहीं लिया जाता। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैंने पूरी मीटिंग तो नहीं देखी, लेकिन यह है कि मोदी के नाम पर अभी हमने कई आपने अपने संवाददाता भी गए हैं फील्ड में। जहां जाते हैं, यदि लोकल स्थानीय नेता ने काम ठीक नहीं किया या उससे उम्मीद ज्यादा होती है, मुझे जो समझ में आया है कि पूरा, इसीलिए खुद मोदी भी कहते हैं भाई मोदी की गारंटी है। तो पूरा चुनाव पहले था इंदिरा इंदिरा गांधी को लोग जानते थे, बल्कि 98 तक तो प्रियंका गांधी को भी कई लोग, इंदिरा गांधी जो गांव में तब शिक्षा है, सोशल मीडिया भी इतना नहीं आया था। और इसलिए लोग, इस बार पूरा दाव लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की जो नीचे की कमियां हैं, उसके बजाय उन पर जो भरोसा लोगों के मन में है, एक नाम भी जमा हुआ है। एक पॉपुलर नाम होता है ना भाई, इंडिया बोले या भारत बोले, एक बार हो जाए तो उसके बाद वही नाम याद रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये है, और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जब उनको परिचय कराया जाता है तब तक हमारा नेटवर्क उनसे अलग हो जाते हैं हम लोग। वो पहले बोल देते हैं या बाद में बोल देते हैं, वो भी हमें नहीं मालूम। इस कई जगह तो मैंने देखा है, चाहे प्रधानमंत्री जाए, अमित शाह जाए, वहां उम्मीदवारों को भी परिचय बाकायदा कराते, खड़ा करके उनसे हाथ वाथ, उनके साथ एक ग्रुप फोटो होता है। तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करने से बेहतर ये है कि हाँ, ये माना जाना चाहिए अभी भी लोगों की अपेक्षाएं बहुत है। और मैं फिर से कई बार, मैं रोज आपसे बता रहा हूँ, और अभी भी चाहे दोनों को सफलता की, दोनों या जो पार्टियां हैं उन सबको सफलता का विश्वास है, लेकिन स्थानीय नेता और कार्यकर्ता, उनके प्रति बहुत ही आक्रोश अधिकांश इलाकों में है। खास करके भाजपा वालों को लिए भी, भाई कांग्रेस के तो लोग गए ही नहीं, संगठन ही खत्म है, इसलिए वहां पर अपेक्षा दिखती है वो उतनी है, जहां सत्ता में वो जरूर समस्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नाराजगी है स्थानीय सांसद विधायक समस्याएं, उसको लेकर के, इसलिए मोदी का ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि उनके नाम पर लोगों को लगता है चलिए ये नीचे वाला तो ठीक नहीं, ऊपर से ये ठीक जी, आएंगे तो कम से कम जितनी सुविधा है वो चलिए मिल जाएगी। अब अमेठी रायबरेली की बात कर लेते हैं। डॉक्टर परमवीर भी जी। हमारे साथ हैं। परमवीर जी, रायबरेली की बात हो रही है और बहुत बयानबाजी भी इस पर हो रही है, लेकिन कैंडिडेट तो बीजेपी ने भी अपना डिक्लेयर नहीं किया है रायबरेली में। देखिए साहब, ये मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। इलेक्शन अपने 3 तारीख को लास्ट टाइम है, तो उससे पहले मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। मनोवैज्ञानिक खेल क्या है? कांग्रेस पार्टी जो अब कॉन्फिडेंस में आ रही है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। अमेठी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। अमेठी की जो लोकसभा विधानसभा है, उनके अंदर गौरीगंज और अमेठी में समाजवादी पार्टी का 2022 के चुनाव में विधायक बना था, उसे अमेठी पर उनको दिखाई देता है कि समाजवादी का जो वोट बैंक था हमारी तरफ आएगा। लेकिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को उतारना चुनाव के अंदर बड़ा रिस्की काम होगा, तो इसके लिए पूरे जोड़ घटाव आखिरी समय तक जाएगा। और देखिए, चुनाव में अगर वो आते हैं, जैसा उनके चुनाव का रिजल्ट आएगा, अच्छा ही आएगा, भगवान करे। लेकिन अगर वो कुछ गलत आता है, तो जो लोग भी इस फेवर में रहे होंगे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, जिन लोगों ने दिया, तो उनके ऊपर जरूर गाज गिरेगी। तो वो हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। दोनों जगह कांग्रेस के लिए संभावनाएं काफी कठिन है। कठिन इन द सेंस, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव कोई भी पार्टी जीते, तो वहां पर आपको चाहिए कि आपका संगठन हो। संगठन के साथ साथ आपका नाम बहुत बड़ा हो, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए कि देखिए हम लोग आए, हम लोग ने ये करा, यानी आप एक तो आप तरीके से हमें कह रहे हैं बनाइए। कि एंड मूवमेंट पर जाना, नॉमिनेशन फाइल कर देना, क्योंकि अगर अब कल को नतीजे फेवर में नहीं आते हैं तो किरकिरी उतनी ना हो। अरविंद सर, आपको भी ऐसा ही लगता है? यही स्ट्रैटेजी होगी क्या? मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी सस्पेंस बनाए रखने की, चर्चा बनाए रखने की, और विपक्ष को भी उलझाए रखने की। इससे ज्यादा चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा तब तो सीधी लड़ाई होगी। और विपक्ष को मैं मानता हूं कि जैसे स्मृति ईरानी ने किया, काफी मेहनत करनी पड़ी। कांग्रेस को ये एडवांटेज है कि वो परिवार की सीट जैसा मामला है, काफी घरों से रिश्ता है। प्रियंका के बारे में हम सब जानते हैं कि कंपेनिंग करते हुए किसी के आंगन में घुस जाती है, किसी के यहाँ कोई चाची है, कोई बुआ है। जिस तरह से परिवार की लड़की आती है, उस तरह के रिश्ते उनके बने हुए। तो ये एडवांटेज उनको है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है। पिछली दफे अमेठी जिस तरह से राहुल गांधी की के बाद अब तो बहुत साफ है कि लड़ाई आसान नहीं है। इसलिए भी ये देरी उस जोड़ घटाव में भी होगी कि कहाँ का लाभ कहाँ कहीं घाटे में पड़ सकता है। तो ये सब चीजें जोड़ घटा के लोग बनाएंगे।
लेकिन अभी मुझे लग रहा है मुख्य रूप से विपक्ष को सस्पेंस पे रखने की। आलोक जी, आप क्या मानते हैं, लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी जो अरविंद जी बता रहे हैं दोनों ही सीटों पर? अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में मौजूदा सांसद हैं स्मृति ईरानी, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक गांधी फैमिली का एक इमोशनल कनेक्ट तो है अमेठी और रायबरेली सीट से, ऐसे में कितनी मुश्किल होगी स्मृति ईरानी के लिए, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा हो जाती है इन 5 सालों। अब मुझे इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मृति ईरानी है, आपको ध्यान है 2014 में हारने के बाद से लगातार वो सक्रिय रही है, जो मैं इससे पहले कह रहा था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता आजादी के बाद से, और बल्कि आजादी के पहले मोतीलाल नेहरू के समय से कुछ रहा यहाँ के राजा के साथ। और इसलिए राजा के बेटे संजय सिंह आज भी हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं अमेठी से। तो ये सही है कि रियासत हमारी है, हम जीतेंगे। लेकिन यदि स्थानीय, हमारे अभी रिपोर्टर आपके बोल रहे थे अपने साथी जो है हमारे वहां पर, कि लोगों को लगता है कि भाई जो यहाँ काम किया पहले किशोरीलाल जी या दूसरे लोग, एक जगदीश पीयूष होते थे अमेठी में, संजय गांधी के जमाने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी राजीव गांधी के समय तक सोनिया जी के लिए भी वो एक्टिव रहते थे अमेठी में भी, रायबरेली में भी। ऐसे पुराने लोग उनकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में काम करते। पिछले कुछ वर्षों में चूंकि वो सारा तार लगभग होती, वो मैं वर्कर को भी छोड़ दीजिए, जो वहां पर कोई आदमी मैनेज करता रहे, जैसे आप हम नहीं है वहां पर, लेकिन हमारा कोई स्पेशल कोई आदमी बैठा है लखनऊ में, रायबरेली में, तो आप उस पर डिपेंड करते हैं। उसी तरह से समस्या यही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई ये सस्पेंस, बिल्कुल अरविंद जी और अमूल जी आप जो कह रहे थे, ये केवल एक दूसरों को एक सरप्राइज दे, बिल्कुल आखिरी मिनट पर आंख बिचौली का खेल करे, थोड़ा सा एक तमाशा हो। और ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस। देखिए, राजीव गांधी सिंधिया को जब खड़ा किया अटल जी के खिलाफ, तो सिंधिया जी ने पहले दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरा था और आखिरी मिनट में 12 बजे जाकर के ग्वालियर से भर दिया। तो ये तो उनके परिवार में उनको सिखाया गया है। और कांग्रेस की मोतीलाल, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मोतीलाल वोरा के पोस्टर लग गए, बैनर लग गए, और चंदूलाल चंद्राकर को उम्मीदवार बना के रात को यहाँ से फोन चला गया। कई बार हुआ है तो ये सब तो एक पुराना, हाँ बिल्कुल जी। इसलिए मुझे इस पर, हमारे मीडिया चूंकि अब नया है, नया मतलब पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से हर मिनट हम चाहते हैं कि बता दें, उनका अपना खेल है। वो केवल डरने की बात नहीं है, वो एक तो परिवार में समस्या है कि प्रियंका को रायबरेली रहे या अमेठी रहे, सुनिश्चित कैसे होगा। तो दोनों के जो प्रिय लोग हैं, सलाहकार हैं या प्रिय हैं, वो दोनों कहते हैं भाई सुरक्षित रखिए, राहुल को अभी प्राइम मिनिस्टर बनाना है। दूसरा खबर कहता है भाई प्रियंका गांधी सोनिया की विरासत, जो फिरोज गांधी की विरासत। देखिए, रायबरेली पे वैसे ही पारिवारिक संपत्ति से मकान में भाई बहन का होता है ना हिस्सा, कि इस बहन का हिस्सा कितना हो। तो रायबरेली फिरोज गांधी की रियासत है, मैंने विरासत है, और अमेठी जो है संजय गांधी की विरासत है। अब वरुण गांधी तो बेचारे है नहीं, मतलब वो तो वहां पर नहीं है, लेकिन ये है कि वहां पर भी राजीव गांधी के बाद से यदि आप कहें तो वहां पर उनकी विरासत, राहुल गांधी लड़े, पिछली बार हार गए। लेकिन अभी भी ये सही है कि स्मृति ईरानी के लिए भी एक जोरदार टक्कर होगी यदि राहुल गांधी खड़े होते हैं, या प्रियंका ही वहां खड़ी हो जाती है। प्रियंका खड़ी होने पर और दिलचस्प हो जाएगा। स्मृति ईरानी जिस तरीके से बोलती हैं, और ये जब से खबरें सामने आने लगी कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अमेठी में एक बार फिर से चुनावी टक्कर देने वाले हैं, तब से वो भाषण उतना ही अग्रेसिवली बोल भी रही हैं और उनका जिक्र भी कर रही हैं। परमवीर जी, माना कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, और उधर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ऑलरेडी नॉमिनेशन फाइल कर चुकी है, लेकिन रायबरेली से अगर बीजेपी इंतजार कर रही है, तो आपको क्या लगता है, पहले से नाम डिसाइड होगा, कांग्रेस का इंतजार कर रही है, उसके बाद वो नाम का ऐलान करेंगे, या फिर कुछ और चल रहा है? देखिए रचना जी, बीजेपी इस समय यूपी के अंदर, खासकर जैसे जैसे चुनाव ईस्टर्न यूपी में जा रहा है, वो जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है। यहाँ जो पहले फेज पे चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में हुआ था, तो इनको डिस्टर्बेंस दिखाई दी थी जातीय समीकरणों। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में वैसी दिक्कतें ना हो, तो मुझे लगता है इसलिए होल्ड अप किए गए हैं टिकट, उन एंगल्स को देखते हुए घोषित करेंगे टिकट को। रही कांग्रेस की रायबरेली की बात, तो देखिए साइकोलॉजिकल टर्म होती है कि मिराज क्रिएट करना था, कि रेगिस्तान में अगर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, आदमी समझता है पानी है। अब ये क्या गेम हो रहा है, जहां तक मेरा मानना है कि जनता जो एक अनमने वोटर होते हैं, जिनका वो अनमना वोटर माने थे, कि जो हमेशा सत्ता के पक्ष में रहना चाहता है, तो वो लोग सोचते हैं अगर ये कैंडिडेट हारने वाला है तो वो जीतने वाले को वोट दे देता है। तो आखिरी मोमेंट तक ऐसा क्रिएट किया जा रहा है एक मिराज की कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जीतने वाली है। लगातार चर्चा में है ये 2-3 दिन से, सारे न्यूज चैनल, सारे अखबारों में। तो एक माहौल बनता दिखाई दे, जनता को लगे कि जीतने वाले हैं, तो ऐसे समय पर वो वोट शेयर शिफ्ट हो जाता है।
ये शायद सोच स्ट्रेटेजी हो सकती है उन लोगों की, लेकिन जमीन पे कितनी कामयाब होगी वो 4 जून को पता लगेगा। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आंकड़ा देखें, तो लगातार मैं भाजपा वालों को भी कवर कर रहा हूं, वो लगातार अमेठी में बताते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब वर्ल्ड क्लास की राइफल्स बननी शुरू हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इस फेज के ऊपर आके वोटर के चॉइस बदले कि नहीं, हमने देखा हुआ है कांग्रेस पे तो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा हुआ है। और एक चीज और, पूरे भारत में अब वो गढ़ वाला सिस्टम खत्म हो गया है, और ये 96 में भी खत्म हो गया था। चलिए इस मुद्दे का आखिरी सवाल भी ले लेते हैं, और वो ये है कि क्योंकि ज्यादातर कांग्रेसी ये मान रहे हैं और गठबंधन के तमाम नेता ये मान रहे हैं कि अगर राहुल और प्रियंका लड़ते हैं चुनाव, अरविंद जी, अगर राहुल प्रियंका अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो इससे कुछ और सीटों पर भी असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की, क्या ये सही है? निश्चित रूप से एक तो एक दूसरे को मदद करेंगे और फिर बाकी सीटों पे भी असर। अगर राहुल नहीं आए, जो शुरू में लग रहा था कि नहीं आएंगे, वायनाड चले गए, तो उसका डिमोरलाइजिंग असर निश्चित रूप से बाकी कांग्रेस कैंडिडेट के साथ था। तो मोदी जी के आने से पूरब में बहुत पूरब की सीटों पे बीजेपी अचानक मजबूत हो, नहीं तो ये जो जाति की समीकरण की बात कर रहे हैं, परंतु जाति पूरब में बहुत ही बिहार जैसे प्रभावित, लेकिन मोदी जी ने जैसे चुनाव लड़ने का फैसला किया, काफी ऐसी सीटें हैं जिसके जातिगत समीकरण कोई मतलब के नहीं रहा, वो धरे रह गए और बड़े आराम से जी। एक और जातिगत समीकरण है वैसा, ठीक है, निश्चित रूप से ये अरविंद सर, उसी पर हम आ रहे हैं। अरविंद सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर तो चर्चा बहुत ज्यादा हमने अमेठी और रायबरेली को लेकर कर ली, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग खबर है, उसका आगे रुक कर लेते हैं, फिर आप लोगों का रिएक्शन लेंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से गोंडा जिले की कैसरगंज सीट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए इस सीट पर अब तक कैंडिडेट का ऐलान किया नहीं है। उधर विपक्षी दल भी बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं और इस सीट पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। अब टिकट कटेगा तो ये किसे मिलेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर कैसरगंज सीट से जुड़ी हुई, जिसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। बीजेपी इस तैयारी में है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दे, लेकिन साथ ही साथ बेटे को टिकट देने की तैयारी है। करण भूषण जो बेटे हैं बृजभूषण के, उनको टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को सीधे तौर पर उनका टिकट काट दिया जाए और उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, यानी परिवार में ही टिकट रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में ही ये टिकट रहेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। महिला पहलवानों के जो यौन उत्पीड़न का मामला था, उस पर कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती है, तो ये एक गले की हड्डी बनी हुई है। ये गोंडा जो सीट है, ये कैसरगंज सीट, ये एक ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है पार्टी को। आलोक जी। अबुल जी, ये बात सही है, बृजभूषण बहुत ही विवादास्पद है, और अभी कल कर्नाटक की घटना सामने, मैंने जो वीडियो वगैरह की चर्चा आने के बाद ये और भी अधिक उछलने वाला है, इसलिए पार्टी ने निश्चित रूप से उसको रोक रखा है। अब मैं भी, हमारे हो सकता है संवाददाता या हमारे कोई साथी जानते हो, मैं उनके बेटे का कितना वहाँ काम है इसके बारे में नहीं कुछ बता सकता, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि उनके बेटे को देने के बाद तो परिवार पर मजबूरी है, यदि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो 10 साल से पार्टी का युवा मोर्चे में या कोई काम कर रहे हैं, तब तो उसका हक बन सकता है कि वे पिता ने कोई पाप किया भी हो, बेटा यदि निर्दोष है, उसका क्या क्लीन रिकॉर्ड है, वो शायद पार्टी में भी सबका रिकॉर्ड देखा ही जाता है। ये केवल मजबूरी हो कि हाँ साहब बृजभूषण इतने ही पॉपुलर है, उनको तो वोट नहीं मिलेगा तो पार्टी हार जाएगी, तो इस तरह का दाव भाजपा आज की स्थिति में, जब मोदी जी के नाम पर पूरा पार्टी जीतना चाह रही है, यदि ऐसा करेगी तो हम और आप भी आलोचना करेंगे कि वो विवादास्पद है। नहीं, इतना इंतजार कैसरगंज सीट पर चलिए, अमेठी रायबरेली में हम समझ सकते हैं कि अमेठी रायबरेली की सीट को गर्म रखने के लिए ये सब हो रहा था, लेकिन कैसरगंज की सीट, वहां पर इतना इंतजार शुरुआत में लग रहा था कि ये जो जाट लैंड है उत्तर प्रदेश या हरियाणा की, यहाँ पर चुनाव होने के बाद टिकट का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरे में, देखिए मेरा तो ऐसा मानना है, पूर्वांचल में कई सीटें ऐसी है जिसको लेकर पार्टी में भी दुविधा भी है, ज्यादा वहां दिखाई दे रहा है कि जिनके टिकट अनाउंस हो गए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वहां को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। यदि कोई बहुत बुजुर्ग है तब नाराजगी है, यदि कम बुजुर्ग है तब भी नाराजगी है।
तो ये पार्टी इसीलिए मोदी का सहारा, बस मोदी का नाम लेके, जैसे पत्थर पर लेकिन राम का मोदी नाम के लिख नाम के पर आप क्या है जनता सर, पार रिस्क ले करिए। लिया जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल जाएगा? अरविंद सर, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जब पद पर बने हुए थे, महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, उस वक्त भी बहुत देर की गई थी एक्शन लेने में, और उस वक्त भी ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया में अलग अलग तरीके के बयान दे रहे थे। अब टिकट को लेकर भी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूं, जनता का समर्थन मिलेगा। ये कैसा आश्वासन है जब इतने गंभीर आरोपों में आप घिरे रहते हैं और मीडिया वालों से ये कह रहे थे भाई आप लोगों की वजह से मेरा टिकट हो नहीं पा रहा है। अब अगर बेटे को टिकट मिलेगा तो किरकिरी नहीं होगी? बेटे के टिकट की चर्चा, पत्नी के टिकट की चर्चा, मुझे लगता है टिकट अगर परिवार को दिया गया तो फिर चीजें बहुत अलग नहीं होंगी। हमने देखा है कि बेटा और पत्नी क्या कहें, उनके शिष्य जैसे को जब कुश्ती संघ सौंप दी गई या कुश्ती संघ का अध्यक्ष वो हो गया नया, तो उसको ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता नहीं, जनता मान्यता दे देगी परिवार के किसी और को। असली चीज असल में वहाँ ये है कि अगर बच्चों को टिकट नहीं मिला तो जो खिलाफ अगर उनका व्यवहार किया तब पार्टी उसको कैसे संभाले। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुझे लग रहा है पार्टी के लिए और हम सब लोगों को लगता है कि उनको टिकट देना या उनके परिवार को टिकट देना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। खासतौर से अगर उसको देखें, कर्नाटक का बैकग्राउंड देखें, कर्नाटक के कांड की, और इस चर्चा को भी देखें कि किसी महिला पहलवान को भी वहां लड़ाया जाता है उनके खिलाफ। तो अगर लड़ाई ऐसी हो गई तब बीजेपी को मुश्किल फिर। लेकिन अरविंद सर, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसमें सीधे सीधे टिकट काटने का ऐलान अब तक हुआ नहीं? ये तो वैसा ही डिले है ना जैसा महिला पहलवान धरने पर बैठ गई, आरोप लगाती रही, तो उन्हें पद से हटाने के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ा। उसमें दोनों वैसे तो नारी शक्ति की बात होती है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट अब तक नहीं काटना डिक्लेयर किया गया या फिर उनकी पत्नी या बेटे को टिकट दिए जाने की चर्चा है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? नहीं, एक तो उनका बेस हो सकता है, उनकी ताकत हो सकती है, वो जरूर इसकी एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग अगर इतने कुकर्म करते रहे हैं इसके आरोप, तो वो फिर अकेला उनका अपराध नहीं है, वो अपराध कई और तरह के हैं, कई और तरह की चीजें हैं, और अगर वो खुलासा करेंगे टिकट नहीं मिलने तो पॉसिबल है कि वो भारी पड़ने लगे और टिकट एक सीट के नुकसान। परमवीर जी का भी रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। डॉक्टर परमवीर। अबुल साहब, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो कैरेक्टर है वो केवल महिला पहलवानों के साथ में हवा लाइट में नहीं आया था, उससे पहले भी एक बाहुबली की छवि है, और आज इस बाहुबली की छवि से यूपी की हर पार्टी बचती है। समाजवादी पार्टी जो पहले टिकट देती थी वो भी लोग बचते हैं। वो मुख्तार अंसारी का जो पूरा एपिसोड चला था तो उससे उनको किरकिरी होती थी। तो कोई पार्टी भी अब ऐसा व्यक्ति नहीं रखेगी। ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी के लिए भी बहुत मुश्किल समय है। सिर्फ जो मुझे लगता है बीजेपी कतरा रही है वो उनकी जाति का फैक्टर है, जिससे उनको लगता है कि अगर यहाँ पर भले कुछ हो तो यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये मोशन गया था कि जिस जाति के ब्रजभूषण शरण सिंह जी है वो वहां के लोगों ने यही नारा उठाया था कि हमारी जाति को टारगेट करके, तो कहीं भेद ना खुल जाए, कि टारगेट, वही क्षत्रिय कम्युनिटी बार बार कहते हैं कि टारगेट करके हमारे टिकट काटे जा रहे हैं। लेकिन अब जिस सीट पर आते हैं वहां पर बात करें, हम बिल्कुल पॉलिटिकल बात करते हैं, तो वहां पर अदर बैकवर्ड क्लास और अति पिछड़ा वर्ग जो भी है उनकी वोट की मोहलदारी होती है, तो बीजेपी उन्हें भी कंसिडर कर रही होगी। लेकिन स्वाभाविक, बिल्कुल एग्जैक्टली बोला जाए तो हर पार्टी के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह एक बोझ रहेंगे। कोई भी पार्टी लेगी तो महिला पहलवानों वाला मुद्दा और उनकी बाहुबली की छवि वो उनके परेशान करने वाली है। अब ये परेशानी, इस परेशानी से कैसे निजात मिलेगी और कैसे निपटेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, आलोक सर, अरविंद सर और परमवीर जी, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। किस्सा कुर्सी का में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।